गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कह देते हो ना, थोड़ा सा मुझे आई एम फीलिंग चार्ज, है ना। मुझे चार्ज नहीं होता, मतलब ठीक है। तो मुझे चार्ज करने के लिए गुड मॉर्निंग की ज़रूरत होती है। तो आपका जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस यस। सर। चलो, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है नितिका बेटा? स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ बेटा? सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके। और कुछ नहीं लिखा हुआ है क्या? सर वो PMFM ये। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सर LPG। एलपीजी का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? सर मैं बताऊं। बिल्कुल। तो मैं सर एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। सर पी हम्म, का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और सर जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। सुंदर। पीएम का मतलब क्या है? पीएम का मतलब क्या है? कोई बताओ। एनीबडी कैन टेल। पीएम का मतलब गेस करो, वाइल्ड गेस। पीएम का मतलब क्या है? मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। पीएम का मतलब क्या है, बताओ। अच्छा, गलत बताओ, सही मत बताओ, गलत बताओ मुझे। सही बताने में संकोच होता है ना। अब मैं बोल रहा हूँ गलत बताओ, गलत में तो कुछ भी बोल सकते हो ना। बोलो, गेस करो। अगर गलत भी बोलने में दिक्कत हो रही है तो गेस करो क्या होगा पीएम। अरे, गेस करने में क्या ज्यादा है? गेस करने में क्या दिक्कत है? सर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया? एफएम का मतलब क्या है? सर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लॉन्च हुई उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव जी। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। और अपोजिशन लीडर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लॉन्च होने में, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू मेगा शिफ्ट और यू कैन से यू टर्न इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसमें एक यू टर्न आ रहा था, एक पॉलिसी में मेगा शिफ्ट हो रहा था, हिमालयन चेंज वाज गोइंग टू टेक प्लेस। तो इतने बड़े परिवर्तन के लिए सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी भी करे और अपोजिशन का साथ नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है। अभी किसान आंदोलन में ये चीज देखने को मिल रही है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में सपोर्ट में वोट दिया, लेकिन बाहर जो है अब सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उस समय की जो स्थिति थी उस समय it was very difficult to take such a bold step of new economic policy, launching of globalization LPG policy. So Narasimha Rao, Prime Minister of that time of Congress Party, that time Congress government was there, UPA. तो वो अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, देश की हालत बहुत ही खराब है और फिजिकल डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही अगेंस्ट में है, प्राइस राइज हो रहे हैं, केवल 10-12 दिन का पैसा बचा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। तो ऐसे में देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया, पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइज उसको बेचना भी शुरू किया। तो अब इतने बड़े परिवर्तन के लिए जरूरी था कि अपोजिशन का सपोर्ट मिले, तो अटल बिहारी वाजपेयी वहां थे, वो अपोजिशन में उन्होंने कहा ठीक है
एकदम बिल्कुल बैकडोर वार्ता हुई अपोजिशन लीडर से, और उन्होंने कहा ठीक है आप चेंज कीजिए, देश के हित में जो भी होगा हम सपोर्ट करेंगे आपका। तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने सारे पॉलिसीज को ओपन अप किया और देश में बहुत सारे जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सत्ता में थे, देश की स्थिति खराब थी, उसकी रियलाइजेशन उनको ज्यादा थी, अपोजिशन से सपोर्ट मांगा, अपोजिशन सपोर्ट किया और मनमोहन सिंह ने उसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता दिखाया। अब इन सब सारी चीजों पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं इन माई प्रीवियस क्लास। डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? चर्चा किया है? हाँ, अगर जिनको कोई डाउट होगा तो वो पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, अब हम एक बार जल्दी से पढ़ते जाएंगे। आप 5 मिनट में आपको रीडिंग करना है केवल। जल्दी से पढ़ो बेटा, शुभांकिता पढ़ो। Yes, sir. Reasons behind the introduction of new economic policy. Economic reforms. Fiscal deficit. The government's expenditure was much more than its income, so the government was compelled to borrow money from international organizations. Public debate became very high. A huge amount had to be paid as interest every year. Unfavorable balance चलो ठीक, ओके। of payments. Value of import become much more than the value of exports. The foreign exchange reserve become very low. The country was finding it very difficult to meet the import expenditure. Gulf crisis. A large number of Indians are working in Gulf countries. Iraq war affected them badly. Many of them returned to India, so the earning from Gulf countries declined sharply. Inflation. Prices of essential goods increased sharply. This affected the poor and salaried people very badly. Living standard of the people came down. Poor performance of the public sector industries. The PSUs became sick units. Inefficiency and corruption resulted in the downfall of the PSU. Role of IMF and World Bank. India got a loan of 7 billion from IMF and World Bank. They instructed India to introduce economic reforms. 1991 economic reforms. Structural reforms, stabilization measures. Structural reforms, is classified into privatization, liberalization and globalization. yes, sir. Okay. And liberalization, Liberalization classified into deregulation, financial sector reforms, tax reforms, foreign exchange reforms, फॉरेक्स रिफॉर्म्स इसको कहते हैं। फॉरेन प्लस एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मिला के छोटा करके दोनों वर्ड्स को मिला के छोटा वर्ड बना दिया गया फॉरेक्स। तो फॉरेक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन FOR फॉर फॉरेन एंड EX फ्रॉम एक्सचेंज। तो फॉरेक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, अब अनुप्रिया पढ़ेंगी। अनुप्रिया फास्ट। The NEP can be classified into two categories. NEP का मतलब क्या हुआ? Stabilize NEP का मतलब क्या हुआ? NEP का मतलब क्या हुआ? new economic policy. चलो, Stabilization measure. The short-term measure to increase foreign exchange reserve and to control inflation. ठीक है, इन्फ्लेशन। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या है? ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होता है, पहला वैल्यू पॉइंट। दूसरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो 3 वैल्यू पॉइंट है स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स को याद करना है तो शॉर्ट टर्म मेजर्स पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तीसरा पॉइंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। चलो पढ़ो बेटा।
Structural reforms. They are long-term measure, liberalization, privatization, and globalization, and the structural reforms measure. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में समझ में आया, ये लॉन्ग टर्म है और इसमें एलपीजी आता है, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलो ठीक है। Liberalization. Liberalization refers लिबरलाइजेशन, to withdrawing. लिबरलाइजेशन, लिबरल लिबरल वर्ड होता है ना, तो लिबरलाइजेशन। चलो Liberalization. Liberalization refers to withdrawing all the control and restrictions imposed on the economy by the government. ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि जितने भी कंट्रोल है, चाहे वो लाइसेंस के नाम पर हो, चाहे कोटा के नाम पर हो, ठीक है, चाहे टैरिफ के नाम पर हो, चाहे जिस जिस नाम से भी हो, जो भी इकोनॉमिक हर्डल्स क्रिएट करता है, उन सारे रेजिस्टेंस को हटाना, ठीक है, दिस वाज द पर्पस। दीक्षा स्टार्ट रीडिंग। दीक्षा, दीक्षा, सुनीस, दीक्षा नहीं है क्लास में, सुनीस, सुनीस पढ़िए, स्टार्ट रीडिंग। सुनीस, चलो स्नेहा पढ़ो बेटा, स्नेहा पढ़िए। Yes, sir. Liberalization of industrial sector. बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा। Liberalization of industrial sector. Reforms in industrial sector. New industrial policy 1991. चलिए, Liberalization in industrial sector reforms. Industrial sector reform. First is abolition of industrial licensing. Licensing has been abolished for almost all products except dangerous and harmful goods like alcohol, cigarettes, explosives, etc. Licensing is also not needed for increasing production capacity. The second is de-reservation of production areas. The goods which were earlier reserved for the small scale sector have now been opened for a large scale unit also. हाँ Third सुरजीत is बताओ, एक मिनट, सुरजीत बताइए, बताइए निशांत, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, थोड़ा सा इसको फोकस करो बेटा जल्दी से, डू इट फास्ट। चलो, सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया हुआ था, उस लाइसेंसिंग को ख़त्म करते हुए सरकार ने केवल जो 5 जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जिसको कॉमन इंटरेस्ट से जिसका बहुत संबंध नहीं था, उसके ऊपर लाइसेंसिंग की व्यवस्था रखी। बाद में, पहले आपको मालूम होगा, पिछले लेसन में आपने पढ़ा होगा कि सरकार की 17 जो इंडस्ट्रीज थी जिस पर सरकार का स्वामित्व होता था, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता था, जिसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना था, उसको हटा के उसको धीरे धीरे कम किया जाने लगा। आर यू पॉइंट? बोलो बेटा। yes sir. हाँ, यस सर। और प्रेजेंटली अभी एटॉमिक एनर्जी और रेलवे में अभी क्या है, अभी इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत अभी भी ये है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। पहले 17 से 8 किया गया, ठीक है, और जिसमें यहाँ पर जो चर्चा की गई है कि जो लाइसेंसिंग की, तो 5 इंडस्ट्रीज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर। इसके बाद धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन किया गया, जिसको मैं आपका अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अलग से बोल देता हूँ कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होने लगा और गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन का पॉलिसी अपनाया। मतलब जिस एरिया डी रिजर्वेशन तो स्पेशली कन्फाइंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अलग फिक्स एरिया था और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग था। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि बहुत ही प्रोटेक्शन करना ही बर्बाद करना है। जैसे बच्चे को बहुत प्रोटेक्शन करो ना, तो बच्चा धीरे धीरे अब बाहर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, फिर अकेले यात्रा करो कुछ हो जाएगा। तो एक उम्र के बाद बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। नहीं देने से बच्चे क्या होता है, वो पब्लिक से कैसे डील करना है वो उनको नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने भी कंपनीज को धीरे धीरे छूट देना, उनको कंपटीशन की तरफ एक्सपोज किया। नहीं करने से क्या होगा, एफिशिएंसी और क्वालिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये भी आपने जो देखा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पर गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन हटाए।
इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम करना शुरू किया। 17 से 8 और 8 से अभी वर्तमान में 2, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। इवन डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई है ताकि हम अपने यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और दूसरे कंट्री को सेल करें। इससे हजारों करोड़ रुपए का जो हमारे देश के कुछ नेता कमीशन खाते थे और पैसा बोफोर्स स्कैम का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो टाइप कर लेना। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है नेता तो कमीशन खाते थे। वो चाहते ही थे कि हम बाहर से सामान मंगाते रहें और इसी तरह कमीशन खाते रहें और लंदन से लेके इटली से लेके अलग अलग कंट्रीज में पैसा जमा करते रहें। तो ऐसा एक पूरा नेक्सस चल रहा था। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत तरह की इस तरह के चीज़ों को रोक लगाया है और देश में ही बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन और डिफेंस में भी। और हम जितना सामान इजराइल से परचेज करते हैं या फ्रांस से परचेज करते हैं तो उन सब सारे सामानों को धीरे धीरे हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग ही हैं जो दूसरे देशों में जाके ब्रेन ड्रेन के माध्यम से दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, चाहे नासा हो चाहे कोई भी देश हो। ठीक है, हमारे एक फूफा जी खुद साइंटिस्ट हैं DRDO बैंगलोर में। अब वो मैं उनसे कभी मिलता हूँ तो उनसे बातचीत होती है तो वो आकाश वगैरह पर, अग्नि वगैरह पर, अग्नि मिसाइल का नाम सुना है आपने? बोलो, नाम सुना है? आकाश, अग्नि, त्रिशूल, सब पर उन्होंने काम किया। और वो फ्रांस गवर्नमेंट, उनके पास बहुत सारे ऑफर आते थे कि फॉरेन आने के लिए, लेकिन उनका एक माइंडसेट था देश में ही रहने का। तो वो तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने, मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम उन्मुख हुए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमने स्टेप्स को बढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, उसी का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़िए बेटा। Third is freedom to import capital goods. All the restrictions on the import of machines, tools, and equipments have been removed. Fourth is withdrawal of price restrictions. The practice of government fixing the prices of necessary goods or stock market is given freedom to decide its price. ओके, अब ये इससे क्या फायदा होगा कि इससे हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। अगर हम कैपिटल गुड्स को गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट करे, जैसा कि थर्ड पॉइंट कहता है, तो उससे हमारी क्या होगी, हम गवर्नमेंट मतलब खुद ही जो लोग जो है इंडस्ट्रीज डिसीजन ले सकती थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये अब सब कुछ इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर दिया गया कि उसको कितनी मात्रा में, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, याद आ रहा है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। सो इट बिकेम द मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स चॉइस। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, मार्केट में किस तरह की डिमांड है, किस तरह की कंपटीशन है। और इसके लिए जरूरी था कि हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करें, कि कैपिटल गुड्स ही ऐसी गुड्स होती हैं जो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, ठीक है, और अपने साथ नए इनोवेशन लेकर आती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। ठीक है, अगले पॉइंट यस आते सर। हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पढ़िए बेटा, पढ़िए बेटा। First is the role of RBI has been changed from that of a regulator to a facilitator. Banks, the other financial institutions, are given freedom to take independent decisions. Second, a permission was given to start private banks. Third is foreign direct investment in the banking sector is increased to 50%. Fourth, banks are given freedom to set up new branches without the permission of RBI. Fifth is foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds, and pension funds are allowed to invest in India. ठीक है, देखो बेटा, RBI तो मालूम है ना कि जैसे हमारी एक पोएम है सूरज दादा, सोलर सिस्टम के ऊपर मैंने एक पोएम बनाया था जिसमें सूरज सन को उसको हमने दादा का रोल दिया था। तो सूरज दादा तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो। तो ये करके मैंने एक सूरज को एक सेंट्रल रोल दिया था। तो उसी तरह जैसे सोलर सिस्टम में हमारा सन जो है सेंट्रल रोल में होता है, सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स वो चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह हम RBI को एक सूरज की तरह मान लें और RBI के चारों तरफ हमारे कॉमर्शियल बैंक चक्कर लगाते हैं। यहाँ चक्कर से मतलब यह है कि दे आर वेटिंग फॉर देयर गाइडलाइंस। तो जब वेटिंग फॉर गाइडलाइंस होता है तो उसको हम रेगुलेटर की भूमिका कहते हैं RBI की। तो RBI क्या करता है, एज ए
रेगुलेटर उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को फिक्स करता है, आरबीआई वगैरह का, ठीक है। तो ये ज़्यादा रेगुलेटर की भूमिका थी प्री लिबरलाइजेशन से पहले, सॉरी लिबरलाइजेशन से पहले ये आरबीआई की जो भूमिका थी रेगुलेटर की भूमिका। लेकिन जब फैसिलिटेटर की भूमिका आ गई तो अब कॉमर्शियल बैंक भी अपने आप को, उनको फ्रीडम दिया गया कि आप अपने ग्राहकों के अनुसार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर सकते हैं, मार्केट फोर्सेस के आधार पर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। और आगे पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जितने भी जो हमारे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारत में, भारत के जो फाइनेंशियल मार्केट है वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकिंग है या म्यूचुअल फंड है। सुजीत से एक लंबी वार्ता हो रही थी म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड के वो है, पेंशन फंड है, इन सब में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो भारत के शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ऑथराइज एजेंसीज होती हैं, वो आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे। ये सारे इस तरह के जो डिसीजंस थे वो सारे हम पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद ही देखते हैं। तो ये फैसिलिटेटर की भूमिका हो गई कि आरबीआई डायरेक्टली इट इज नॉट imposing its guidelines on each and every area and each and every step, each and every level, but rather it is giving freedom to the companies to take their own decisions और बैंक्स को अपना own decisions। फाइनेंशियल जो बैंकिंग सेक्टर से जो रिफॉर्म्स है उसमें नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह और भी जो रिफॉर्म्स हैं, जो कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में जो रिफॉर्म्स हैं, वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वो उसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी हुए कि जब तक आप फॉरेनर्स को ज़्यादा सुविधाएं नहीं देंगे, उनको यहाँ के अपने यूरोप के मार्केट का जो पैटर्न है, वर्किंग पैटर्न, वो अलग है, इंडिया के मार्केट का वर्किंग पैटर्न अलग है, हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी था वो बहुत ही कंजर्वेटिव इकोनॉमी था और वहाँ पर इकोनॉमी लिबरलाइज थी, फ्रीडम ज़्यादा था। तो उस तरह के उस लेवल पर आप जब तक फ्रीडम नहीं दोगे तब तक वो वहां इन्वेस्ट नहीं करने आएंगे। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि शुभांकिता अपने गांव जाती है, दिल्ली में रहना उसको पसंद आता है, अपने गांव जब जाती है, वो रायगढ़ा में, रायगढ़ा तो नहीं है, रायगढ़ा में मैं रहा हूँ इसलिए रायगढ़ा का एग्जाम्पल लिया, ब्रह्मपुर या रायगढ़ा, तो वहां पर जब मैं था वहां पर सड़कें बड़ी टूटी हुई थी, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था, ठीक है। ऐसी स्थिति जहाँ मार्केट, मॉल, आधुनिक जो फैसिलिटीज हैं, अगर वो नहीं होगी तो राजीव पांडे हो, चाहे निशांत हो, चाहे शुभांकिता हो, चाहे हमारे सृजित जी हो, चाहे स्नेहा बेटा है, चाहे कोई भी हो, तो ये सारे जो बच्चे अपने गांव जाने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल लगा देते हैं और कहते हैं, मैं पूछता हूँ कभी कभी कुछ बच्चों से, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो गांव गए तो सर मैं कभी कभी जाती हूँ, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे याद आ गए, इसी क्लास के नाम नहीं लूंगा, चलो, तो खैर तो ये जो भी स्थिति, जब हम अपने ही गांव नहीं जा पाते हैं और अपने जहाँ से हमारा अटैचमेंट है, तो एक फॉरेनर यहाँ पर अपना पैसा लेकर, इतना सारा पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट क्यों करने आएगा? उसको उस तरह की फैसिलिटी चाहिए, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनकी फैमिली जब आएगी तो उनको अच्छा मॉल चाहिए, उनको अच्छा इंटरटेनमेंट का साधन चाहिए, उनको बुलेट ट्रेन चाहिए, ठीक नहीं चाहिए? बताओ भाई, बोलो। सर चाहिए। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स या फॉरेन सेक्टर के रिफॉर्म्स जो है उसका ये हिस्सा है। और इसमें क्या क्या हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर इज इंक्रीज टू 50%। वहाँ 50%, देखो डरते डरते हुए हम कर रहे हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा 100% तक हो गया है। इस तरह इंश्योरेंस में भी हो गया, पहले इंश्योरेंस में हमने अलाउ नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे हमने अलाउ किया। 26% से यात्रा शुरू की, 26 से 74 आया, 74 से इसका 100% कर दिया, ठीक है। आज जितने भी आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक दिखाई दे रहे हैं वो इसी 1991 की वजह से दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए पढ़िए बेटा, थोड़ा बेटा आगे।
लक्ष्य है क्लास में तो लक्ष्य पढ़ सकते हैं। लक्ष्य, दीक्षा, सूरज, सुनीस, सुजल। नहीं है, चलो दीक्षा, दीक्षा शुरू करो। दीक्षा बेटा, दीक्षा पढ़िए। दीक्षा, चलो दीक्षा नहीं है तो सुजीत पढ़ो बेटा। यस सर, मैं हूँ। तो सो रही हो बेटा? टैक्स रिफॉर्म्स पढ़ोगे तब ना हम आगे स्लाइड बढ़ाएंगे। पढ़ो, पढ़िए जल्दी। Tax reforms. Income tax rates have been reduced. This was done to discourage tax evasion. Second है, corporation tax has been reduced to encourage कॉर्पोरेशन, investment. हाँ कॉर्पोरेशन टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा? कॉर्पोरेशन टैक्स किसके ऊपर लगता है? Encourage investment. हाँ, ये कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। तो कंपनीज को जब छूट मिलेगी, कंपनीज को जब सुविधाएं मिलेंगी, कंपनीज को टैक्स कम देना पड़ेगा, हाँ, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Third point, goods and services tax (GST) was introduced to replace a large number of indirect taxes. Fourth, tax structure ओके, has been made simple. टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन मेड सिंपल। ठीक है, तो जीएसटी बेटा, जीएसटी में एक स्लोगन दिया गया था, उस स्लोगन को कोई मुझे बताओगे क्या था? जीएसटी में एक स्लोगन दिया गया था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। क्या दिया गया था? बोलिए। वन टैक्स, बोलो बेटा। वन टैक्स One nation and one. एंड वन मार्केट। ठीक है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इसको बनाया गया। पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में एक प्रकार का टैक्स सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में बनाया गया। कुछ कैटेगरीज में टैक्स का एग्जेम्पशन दिया गया, ठीक है, कुछ में कम टैक्स लगाया गया और कुछ में ज़्यादा टैक्स लगाया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि इंडिया सोसाइटी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, यहाँ पर रिच, मिडिल क्लास और पुअर क्लास और वेरी पुअर क्लास भी एग्जिस्ट करते हैं, वेरी रिच क्लास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की क्लास में जब डाइवर्सिफिकेशन है तो हम एक तरह की पॉलिसीज को, एक तरह के टैक्स रेट को करते हैं। तो जैसे मान लो 28% का टैक्स लगा दें, ठीक है, और मिल्क पर भी 28% का टैक्स लगे और गोल्ड डायमंड पर भी 28% का टैक्स लगे, तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिल्क इज एसेंशियल आइटम। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर। तो उन सबके नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार ने 5 तरह के टैक्स रेट्स लगाए। वो टैक्स रेट्स कोई मुझे बता सकता है कौन कौन है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। फिर से बोल रहा हूँ, 0%, 5%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ओके, बोलो बेटा। अब जैसे मान लो सैनिटरी नैपकिन्स है, मिल्क है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस पर 0%। अब देखो कितना आसान, अच्छा है कि जो चीज़ गरीबों से संबंधित है, जो गरीब किसान जो है अपना खेत का प्रोडक्शन किया वेजिटेबल्स और मार्केट में चलाया है बेचने के लिए, है ना, उसकी कोई पैकिंग नहीं हो रही, रिलायंस फ्रेश में नहीं जा रहा है वो, तो ऐसे सब्जी वाले, ऐसे लोगों को सरकार ने एक प्रेफरेंस दिया कि उनके प्रोडक्ट को बेचने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर 0% टैक्स लगाया। इसी तरह कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पर 5%। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे पॉल्यूशन कम होगा, जिससे 5% ही टैक्स लगाया। ठीक है, लेकिन यही ऑटोमोबाइल्स पर देखो तो 28% का टैक्स लगाया है। वेंडिंग मशीन पर 28% लगाया। इस तरह बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसके ऊपर 12% का टैक्स लगा। तो ये अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीएसटी का हमको दिखाई देता है कि ये ईच सॉरी, ये जो है ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन लगाया गया। जहां जहां वैल्यू एडिशन होगा वहां वहां टैक्स लगेगा जीएसटी का। समझ में आ रही बात? ये सप्लाई के ऊपर लगाया गया, ध्यान रखना, कि सप्लाई के ऊपर लगाया गया, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगाया। मतलब खूब प्रोडक्शन करो, लेकिन जब आप सप्लाई करोगे, तो सेलिंग करोगे, प्रॉफिट को अर्न करने का काम करोगे, तब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आर गेटिंग पॉइंट?
बोलो बेटा। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंपल, और टैक्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको सिंपल बनाए गए। ठीक है, ये हमारे रिफॉर्म से। चलो आगे पढ़ो जल्दी, फास्ट। Foreign exchange reforms. फॉरेन, फॉरेन, गुड, फास्ट। चलो बेटा, दीक्षा पढ़ो पढ़ो बेटा, अच्छा पढ़ो, ये वेरी गुड, पढ़ो। Foreign exchange. एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन नहीं बोलना, जी साइलेंट है बेटा, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। Rupee had been devalued. It was done to encourage exports and discourage imports. Second, India exchanged from fixed exchange rate system to flexible exchange system. Market forces are allowed to determine the exchange rates. देखो, दीक्षा इज एन अमेरिकन गर्ल, ठीक है, एक मिनट मान लेते हैं, हाँ, प्यारे भारत की प्यारी बेटी हो तुम। तो दीक्षा इज एन अमेरिकन गर्ल और अनुप्रिया इज एन इंडियन गर्ल, ठीक है। तो दीक्षा अमेरिकन है और अनुप्रिया मान लो इंडियन है। अनुप्रिया सोई तो नहीं है ना? अनुप्रिया, अनुप्रिया सो गई। चलो, शुभांकिता बेटा, शुभांकिता इज एन इंडियन गर्ल एंड दीक्षा इज एन अमेरिकन गर्ल। तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो जाए। दीक्षा, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया। शुभांकिता, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया। अब ये देखो कि $1 इज इक्वल टू 75 जब हो गया, तो दीक्षा इंडिया आती, पहले 60 रुपीज था, ध्यान रखना दीक्षा। तो दीक्षा Yes, sir. पहले इंडिया आती थी तो एक डॉलर में 60 रुपया उसको मिलता था, और 60 रुपए से 60 समोसा खाती थी, ठीक है, मतलब एक दिन में नहीं, कई दिनों में, तो 60 समोसा खाती थी। अब क्या हो गया, $1 इक्वल टू 75 हो गया। तो दीक्षा वहां से इंडिया आती है, अमेरिका से, वाशिंगटन DC से, वहां से चलती है फ्लाइट में, इंडिया आ गई और महावीर इनक्लेव, है ना, महावीर इनक्लेव में सांझी रसोई में चली आई। तो उसको क्या मिला, 60 समोसे तो मिले ही, प्लस बगल में विशाल मेगा मार्ट, उससे उसको 15 लॉलीपॉप भी मिल गए। क्योंकि पहले $1 इक्वल टू वैल्यू कितना था, 60 ही था, तो पहले क्यों 60 समोसा खाती थी। अब उसको क्या मिल गया, 60 समोसे तो मिल ही रहे हैं, प्लस 15 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए ना, क्योंकि 75 हो गया अब तो उसको। अब भैया बताओ, दीक्षा जैसे जो अमेरिकन है, वो इंडिया से ज्यादा सामान खरीदे हैं कि कम सामान खरीदेंगे? ज्यादा। सर ज्यादा। ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। अब ज्यादा खरीदेंगे तो जो शुभांकिता है, इंडिया की सबसे बड़ी मर्चेंट है, टाटा से बड़ी मर्चेंट है, एंटरप्रेन्योर है, कंपनी की ओनर है, ये ज्यादा सेल करेगी कम सेल करेगी? ज्यादा। ज्यादा सेल होगा। वेरी गुड शुभांकिता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको कहते हैं $1 में 60 से 75 होना, ये कहा जाएगा कि रुपए की वैल्यू डाउन हो गई। क्या कहा जाएगा, रुपए की वैल्यू डाउन हो गई। इसी रुपए की वैल्यू को डाउन होने को कहते हैं, इकोनॉमिक्स में की भाषा में कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। करेंसी रुपीज का डीवैल्यूएशन हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. हाँ, तो रुपीज का डीवैल्यूएशन हो गया। अब रुपीज का डीवैल्यूएशन हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिकन के लिए, दीक्षा के लिए सस्ता हो गया भारत का सामान, ठीक है। और इससे क्या होगा, भारत को फॉरेन एक्सचेंज, शुभांकिता को खूब अमेरिकी पैसे मिलेगा, डॉलर डॉलर डॉलर, सब चारों तरफ डॉलर ही डॉलर रहेगा उसके। उसे घर में जाऊंगा तो दरवाजे के पीछे डॉलर, ठीक है, उसके संदूक में डॉलर, हर जगह डॉलर डॉलर। मतलब कहने का मतलब कि हमको फॉरेन एक्सचेंज, देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना बेटा? Yes, sir. होगा ना, ठीक है ना, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा तुरंत इमीडिएट इम्पैक्ट था, जिसको आपने पढ़ा था, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, है ना। हमको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, क्यों थी, क्योंकि हमारे पास 12 से 15 दिनों का पैसा बचा हुआ था, और 12 से 15 दिन में क्या होगा भाई, इतना बड़ा देश, हमको शुभांकिता को भी देना है, उड़ीसा को भी देना है, अनुप्रिया बिहार को भी देना है, निशांत राजस्थान को भी देना है, शुभजीत मंडल बंगाल को भी देना है, जहाँ भी है, ठीक है।
तो ये हमको इस बड़े देश में इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको ज़रूरत है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएट क्या किया, अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कराया, ठीक है। लेकिन इससे जानते हो क्या होगा कि आपके इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। इसलिए ये मत समझ लेना कि डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज गुड। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और अगर इंपोर्ट हमारा कॉस्टली होगा, आप मशीन्स कॉस्टली होंगी या क्रूड ऑयल कॉस्टली होगा, तो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्योंकि महंगा, एक सिंपल एग्जांपल ले लो पेट्रोलियम का। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो जितने भी अन्न या वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, सब प्राइस राइज होगा, हर जगह दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मकान बनाओगे, मान लो लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, सीमेंट का दाम बढ़ जाए, सरिया का दाम मतलब रॉड्स का दाम बढ़ जाए, ये सब बढ़ जाए, तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाना, उसकी वजह से चारों तरफ प्राइस राइज दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला। India exchanged from fixed exchange rate system to flexible exchange system. Market forces are allowed to determine the exchange rates. देखो इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर वीडियो मेरे पास नहीं होगा, मेरा बनाया होगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज को लेसन से डिलीट कर दिया गया है। हाँ, तो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को जानना जरूरी है, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इसका वीडियो बना दूंगा ताकि इसको देख के आप समझ सको। 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, हल्का सा बता दूं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें ये $1 इक्वल टू 60 रुपीज फिक्स कर दिया। अब उससे हट गया क्या, मार्केट फोर्सेज, मतलब डिमांड फॉर डॉलर एंड सप्लाई ऑफ डॉलर के ऊपर हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। आजकल पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो किया जा रहा है। चलो पढ़ो बेटा। Trade and investment policy reforms. ठीक है, सुरजीत मंडल पढ़ो बेटा। सुरजीत। Trade and investment policy reforms. First, import licensing has been abolished except for dangerous and harmful goods. Second, import and export quotas have been abolished. Third, customs duties were reduced. Export duties have been abolished for most of the goods. ओके, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से ये संबंधित ये रिफॉर्म्स थे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैज बीन अबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर डेंजरस एंड हार्मफुल गुड्स। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इंपोर्ट के ऊपर जो लाइसेंस था कि आपको इंपोर्ट सब नहीं कर सकते थे, ठीक है। और उसमें भी आगे पढ़ोगे तो कोटाज वगैरह लगते थे कि कितनी मात्रा में आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो उसमें आप अगर ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी मार्केट को पूरा कवर कर लोगे और मार्केट कवरेज बढ़ जाएगा। तो ये कहावत है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उससे छोटी मछलियों को बचाने के लिए, छोटे प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो उनके इनएफिशिएंसी को शो करने लगा। दूसरा, उनके में भी चेंज आया, वो भी मेहनत से आगे बढ़ गए। तो अलग अलग कंपनी के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा। लेकिन बाय एंड लार्ज ये माना जाता है कि इस तरह के लाइसेंसिंग से ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, हर्डल्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग कुछ चीज़ों के लिए जैसे डेंजरस एंड हार्मफुल गुड्स हैं उनके लिए कंटिन्यू किया रखा गया। सो नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोटाज हैव बीन अबॉलिश्ड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कोटाज था उसको दूर कर लिया गया, ठीक है। जो लिमिटेशंस है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कोटाज आर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज वर रिड्यूस, कस्टम जो ड्यूटीज है उसको खत्म कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। और एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन अबॉलिश्ड, और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगते थे उसको खत्म ही कर दिया गया। पढ़ो बेटा। सर मैं पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़िए सुजीत। Bilateral trade. Bilateral trade agreement is between two countries. They give most favored nation status to each other. They frame rules and regulations and trade based on those rules.
ठीक है। बायलैटरल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में आपस में संबंध है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इन देशों को जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना तो खुद ही दूसरे कंट्रीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ज़्यादा सेलिंग करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने फेवर में कर लेता है, अपने यहाँ कोई चीज़ इम्पोर्ट करना नहीं चाहता, इस तरीके से भारत ने एक दूरी बना ली है। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में, दे गिव मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस। अब भारत ने तो दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी वो पुलवामा वाला काम कर दिया और कारगिल भी किया था इस तरह से। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहता है टेररिज्म के नाम पर, तो भारत ने उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था विड्रॉ कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ की चीज़ें, टमाटर वगैरह सड़ने लगी उसी देश में, और वहाँ पर बहुत महंगाई आ गई। टमाटर 400 रुपये किलो तक बिक गया, क्योंकि वहाँ पर स्कैसिटी आ गई, कुछ चीज़ों की स्कैसिटी आ गई और कुछ चीज़ों की सरप्लस हो गई। तो प्याज जो है वहाँ काफ़ी महंगा हो गया और सड़ने भी लगा, नुकसान भी हुआ फार्मर्स का। तो कभी महंगा, कभी उनको घाटा हुआ। महंगा ऐसे हो जाता है, कभी कभी आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन क्या होता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है ना, तो आप उसी चीज़ को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहते हो। जैसे भारत एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का बहुत एक्सपोर्ट करता था, तो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए जब आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपके यहाँ वो शॉर्टेज हो गया। ठीक है, अगर आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग नहीं किया या सोचे कि इस बार प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कमी हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में प्राइस राइज हो जाता है। ठीक है, जैसे भारत में इस तरह की स्थिति दालों में देखने को प्राय मिलती थी। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस वगैरह जो है ना, जिसको अभी पंजाब हरियाणा में कंपनियां बना रही हैं, तो उसमें किसान आंदोलन की वजह से बहुत कुछ रुका हुआ है। तो इस तरह की स्थिति बजा रहती है। ट्रेड नीति का पढ़ो बेटा, लास्ट है, लास्ट ट्रेड नीति का, फिर फास्ट। Yes, sir. फिर फास्ट टाइम होने वाला, जल्दी पढ़ो बेटा इसको। ये हो गया ना, हाँ, चलो पढ़ो इसको। Multilateral trade agreement is an agreement between several countries. All the members have most favored nation status. Countries trade with each other as per the rules in the general agreement. ठीक है, चलो 3 बजे की क्लास में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। आपका टाइम हो चुका है, बस इसको रीडिंग करने के बाद खत्म कर दूंगा। जल्दी करो फास्ट। सर रीड करना है। हाँ, बस रीड करके छोड़ दो। Tariff barriers, custom duties can be used as trade barriers. Heavy import duty can discourage import, and heavy export duty can reduce exports. Countries use tariff barriers to protect domestic producers and domestic consumers. ठीक है, अब इसी के साथ हम इस आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। 3 बजे फिर मिलेंगे, इसमें ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, वेलकम बेटा।